Good afternoon. The देखिए लास्ट क्लास में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। देखिए और इस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में देखो, देखिए मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एडवांस जो आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं मेनली। अब इसमें एक लास्ट में एक आपको कंसेप्ट याद रखना है। तो उसमें देखो यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट होता है कि क्लासिकल, हम कहते हैं कि क्लासिकल प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखिए प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इन इन सीमाफोर। देखिए सीमाफोर सॉल्यूशन। देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो आप यूज कर रहे थे। देखिए सीमाफोर के बारे में मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि सीमाफोर एक काउंटिंग इंटीजर होता है। तो आप कहते हैं ना, काउंटिंग इंटीजर होता है जिसके माध्यम से हम किसको अचीव करते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए आपने सीमाफोर तो यूज किया, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, हम कहते हैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज होती है। तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। बताओ कि जब सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो रिसोर्स को शेयर किया जाता है या नहीं किया जाता। अरे रिसोर्स शेयर करते हैं या नहीं करते। भाई सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही क्या है, दो या दो से अधिक प्रोसेस के बीच में रिसोर्स को क्या किया गया है, शेयर किया गया है। अब यहाँ पे रिसोर्स शेयर किया गया है तो मतलब यहाँ देखिए आपके सिंक्रोनाइजेशन को सही तरह से अगर नहीं किया जाए तो इम्प्रॉपर रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, गलत आपको परिणाम आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अपने कहा सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो जिसमें सबसे प्रचलित सॉल्यूशन कौन सा था, सीमाफोर। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि दो तरह के सीमाफोर होते हैं, कौन कौन से, बाइनरी और काउंटिंग सीमाफोर यूज कर। एक्चुअल में ये वैल्यूज होती है, उस वैल्यूज के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें पता होनी चाहिए। एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट आता है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि बाउंडेड बफर। ठीक है, आपकी जो पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो दी गई है उस प्रॉब्लम को जिस नाम से जाना गया गया बाउंडेड बफर, या फिर इसी को कहा जाता है, कई बार वर्ड आता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के नाम से ही यहां पर जाना गया। तो ये पहली प्रॉब्लम जो आपके सीमाफोर सॉल्यूशन के साथ में है वो है। सेकंड आपकी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जिसका नाम क्या है, डाइनिंग। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर। ठीक है, डाइनिंग है फिलोसोफर। ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर जो डिफाइन की गई है उसका नाम क्या है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे डिफाइन किया गई है जिसे कहा गया रीडर्स। ठीक है, एंड आपकी कौन सी, राइटर्स। ठीक है, रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम। ठीक है, हम कहते हैं कि ये तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर डिफाइन की गई है। और चौथी जो प्रॉब्लम आपकी डिफाइन की गई है जिसका नाम क्या है, स्लीपिंग। ठीक है, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम। ठीक है, ये चार तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिफाइन की गई है कि एक पार्ट है जिसे बाउंडेड बफर कहा गया है, दूसरा बाउंडेड बफर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा गया है। ठीक है, दूसरा आपका डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है, तीसरी रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम है, और फिर है स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। पहले नाम लिखो फिर एक एक करके इनको समझाता हूं। अगर आप में से किसी ने भी मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो सेट, ठीक है, सेट का एग्जाम होने वाला है 3 साल बाद में।
एग्जाम 2023 में हुआ था, 2023 के बाद में कब एग्जाम होगा? अब 2026 में अभी नोटिफिकेशन आएगा, और एग्जाम भी जल्दी हो जाता है इसका। इस बार कोटा ओपन यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को करवा रही है। पिछली बार जीजीटीयू ने करवाया था। कि सेट इक्विवेलेंट होता है किसके? नेट के। जैसे नेट यूजीसी नेट करवाती है, वैसे ही कौन होता है? सेट होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप जैसे नियर फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई वैकेंसी निकलती है कंप्यूटर की, और नहीं तो अगर बात करें ये जो कॉलेज के अंदर जो आपके जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत लगाए जाते हैं, ठीक है, उस शिक्षा में, तो इसमें बढ़िया है कि वैसे अगर मान लो कि अगर सरकारी नौकरी के साथ साथ तैयारी करने के लिए बढ़िया अवसर है। डेली 2 घंटे पढ़ाओ, 50,000 रुपए के करीब तनख्वाह मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे पढ़ाने पड़ते हैं कॉलेज में। पढ़ाना क्या पड़ता है? कॉलेज में कोई आता ही नहीं है। तो ये बहुत बुरी स्थिति है कॉलेजों की। हायर एजुकेशन में जितनी बुरी स्थिति है ना, उतनी कहीं नहीं है। अब ऐसे सीकर में शेखावटी यूनिवर्सिटी है, उसमें एमसीए भी चलता है, बीसीए भी चलता है, पीजीडीसीए भी चलता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का भी कोर्स चलता है, एआई का कोर्स भी चलता है, डेटा साइंस का भी कोर्स चलता है। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए एक भी जना नहीं है, मतलब एक सिंगल फैकल्टी नहीं है। अब इन्होंने ले दे के एक फैकल्टी लगा रखी है, वो भी बिहार का कोई बालक है, वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है उनको। ठीक है, 2 घंटे उनको पढ़ा देता है, 2 घंटे उनको पढ़ा देता है। लेकिन उसके साथ में भी लिमिट है कि आप 2 घंटे, मतलब उसका, मतलब हम कहते हैं दिन में 3 क्लास से ज्यादा उसको नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट के रूल्स है। तो ये वो 3 दिन बीसीए को पढ़ाएगा, 3 दिन इसको पढ़ाएगा, ऐसे कर करके पढ़ा रहा है वो। तो ये क्या? अरे, मेरे को तो बुलाया था, लेकिन मैंने पहले पहले तो हाँ भर दी, लेकिन फिर मैंने ही मना कर दिया कि सैटरडे संडे में होगा नहीं। ठीक है, संडे को क्लास नहीं लगा सकते, दिक्कत ये है यूनिवर्सिटी में। तो हो एक दिन में क्या पढ़ा लोगे आप? तो हो नहीं सकता है। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इतने बालक ढूंढे, स्टूडेंट ढूंढे कि कोई मिल जाए। पीएचडी क्राइटेरिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एमटेक भी बंदा दे दो हमें। तो एमटेक एमटेक वाला बंदा भी नहीं मिला कोई, एमसीए वाला भी कोई बंदा नहीं मिला। अब सोचो, हम क्या देखो, वो क्या क्या है, तुम्हारी क्लास में भी बता, स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि भाई कोई है तो बता दो। 50,000 रुपए दे रहे हैं, मैंने 2 घंटे पढ़ाने जाना था, लेकिन कोई है ही नहीं। हम कहते हैं देखो, आप ये देखो, हम कहते हैं इस देश में बेरोजगारी है, बिल्कुल नहीं है। देखो, मेरे को वीडियो एडिटर चाहिए, नहीं मिल रहा। मुझे टाइपिस्ट चाहिए, नहीं मिल रहा। मुझे यहाँ पे आपका कोई एआई का कोई बंदा मिल रहा है, चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। मतलब लोगों के पास में, हम कहते हैं कि काम करने वाले लोग है ही नहीं। अभी आने वाले समय, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हें टाइपिंग भी आती है ना, तो तुम यहाँ जयपुर जैसे शहर में 25-30 हजार के आदमी हो, और अच्छी टाइपिंग आती है दुबई जैसी जगह पे लाख रुपए का आदमी हो। भाई वहां काम करने वाले लोग ही नहीं है। वहां पे जो भाई वहां देखो, 80% लोग जो है, जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जाते हैं, वो वहां जाके केवल क्या करते हैं? मजदूरी, मजदूरी करते हैं वो। वहां के जितने भी ड्राइवर देखोगे ना, वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इन सब के मिलेंगे ड्राइवर। क्योंकि पढ़े लिखे लोग जाते ही नहीं है बाहर। आप सोचो कि स्किल अगर किसी के पास में, जिसको एआई अच्छे से आ, एआई में सीखना है क्या है? कोई बहुत ज्यादा माथा बूढ़ी नहीं है। ठीक है, मतलब आप एआई से वीडियो एडिटिंग सीख लिए, एआई से एक्सेल शीट बनाना, एआई से पीपीटी बनाना, एआई से सब। ठीक है, अब मेरे को कोई बंदा नहीं मिला, लास्ट में मैंने क्या किया, खुद ही माथा फोड़ी करके खुद ही सीख लिया। अब जैसे मैं रिवीजन करवाता हूँ, मैं एआई से ही तो बनाता हूँ पीपीटी पूरी। ठीक है, मैं खुद बनाता हूँ। ठीक है, पीपीटी खुद बना लेता हूँ, क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ। अब इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? काम के लिए आदमी नहीं मिलते। जो आदमी मिलते हैं वो काम के नहीं है, और जो 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 आदमी मिलते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो काम का नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है अभी। आप देखो ना कि, इसलिए मैं आप सबको समझाता हूं
साइड में स्किल्स सीखो। स्किल्स 1 घंटा ऑनलाइन सीख लो, आजकल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, ये सब फ्री कोर्स करवा रहे हैं। और जो फ्री भी नहीं करा रहे तो इनके ऑनलाइन कोर्स देखोगे मुश्किल से 300 रुपए में, 200 रुपए में। आप जैसे ही सीख लोगे तो आपके पास में मतलब इतना बढ़िया फ्यूचर स्कोप है कि आने वाले समय में आप फ्रीलांसिंग में इतना काम कर सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, दुनिया। अब तुम्हें लगता है दुबई के लोग, जो लोकल लोग है, वो काम करते हैं? वही वो अल बीबी करते हैं बस। उनके पास इतना पैसा है। ठीक है, जैसे अभी नहीं देखा तुमने कि क्या नाम है वहां का, वहां के जो थे कि वहां के जो भी शेख साहब थे, तो उनकी बेगम ने दरख्वास्त की कि मैं, ठीक है, अकेले में अगर बात करें फोटोशूट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अब नाम बोलना, कौन सा शूट करवाना चाहती हूँ वो नहीं बोलना चाहता मैं। है? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं वो वाला है ना फोटोशूट करवाना चाहती हूँ, है, फोटोशूट करवाना चाहती हूँ। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, पूरा आइलैंड ही खरीद लिया कि ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ किसका है, आपका है, अब कराओ अकेले में फोटोशूट। है? ऐसे ही। अब मैं गया था पिछले साल, पिछले से पिछले साल। आइलैंड नहीं है? अरे आइलैंड, आई आइलैंड ही दुबई गया था, है आइलैंड है। आइलैंड पे, आइलैंड आइलैंड पे तो जो गए थे उनकी फाइल बन गई है, एप्स्टीन फाइल बन गए हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो ना कि उसके पास में आप देखना कभी जाने का मौका मिले, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा मौका, तुम सोचोगे तो जरूर मिलेगा मौका। ठीक है, तो वहां आप देखना पाम जुमेरा बीच जब जाओगे, उसके पास एक बहुत बड़ा आइलैंड है। ठीक है, उसके बारे में मैंने पता किया कि भाई ये आइलैंड किसका है, तो बोले कि वहां का जो शेख है, ठीक है, उसकी बेगम ने उसको बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। और भाई साहब उसमें जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, सेम वैसे ही वो राइफल ले लेके खड़े हैं सब चारों तरफ। ठीक है, प्राइवेट हेलीपैड बना हुआ है, ये बना हुआ है, सब चीजें। तो ये थोड़ी सी चीजें कि हम कुछ भी पढ़ा सोचेंगे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे जैसे हम प्लानिंग करते हैं, जीडी चलेंगे, बहानगढ़ चलेंगे, नारगढ़ चलेंगे, है? आप आगे की सोचो कि भाई देखो मैं हमेशा ये कहता हूं, जितना बड़ा सोचोगे उतना आगे। बहुत बढ़िया, देखो आप काम करो बढ़िया से, है। देखो है, देखो समझो है। ठीक है, बाउंडेड बफर। अब देखो यहां पर पहली समस्या जो है जिसे नाम दिया गया है, कौन सा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहलाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाले केस में, क्या कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा गया है। कि यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए इन दोनों के पास में, ठीक है, कंटेनर जो है वो कंटेनर केवल और केवल कितना है, एक। क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ही है कि रिसोर्सेज को क्या करना, शेयर करना। तो इस वाले केस में हम कहते हैं कि दोनों के पेस में आपका ये है। तो आप बोले कि साहब क्या करें, कि प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है। अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो कंज्यूमर कंज्यूम उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने कहा सिंक्रोनाइजेशन क्यों करते हैं, कि ताकि अगर बात करें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सही तरह से इस रिसोर्स का क्या करके यूज करे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, टू काउंटिंग। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, टू काउंटिंग सीमाफोर यूज किए। ठीक है, आपके काउंटिंग्स देखो, हमने दो तरह के सीमाफोर पढ़े थे, एक बाइनरी सीमाफोर और दूसरा कौन सा, काउंटिंग। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से पर से। तो यहां पर इस काउंटिंग सीमाफोर का यूज किया गया किसके लिए, ठीक है, आप ये बताने के लिए कि ये फुल है या फिर आपका क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अगर फुल होगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है भाई, फुल है तो मतलब यहां पे आपको प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर एम्प्टी है तो मतलब कंज्यूमर ने इसे क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। क्योंकि आप सब यहां पर एक वर्ड आता है बफर, बफर का मतलब जब भी आता है तो यहां पे जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक टेम्पररी प्लेस होता है, और उस टेम्पररी प्लेस को क्या कहा जाता है, बफर।
तो बफर की साइज लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? लिमिटेड, इसलिए हमने कहा बाउंडेड बफर। देखिए इसलिए हम यहाँ पर आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टू काउंटिंग सीमाफोर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर, ठीक है, तभी प्रोड्यूस करेगा जब ये कंटेनर क्या होगा, खाली होगा। अगर कंटेनर खाली नहीं है मतलब यहां पर उसे प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस नेम याद रखने हमें। जैसे आपको एडवांस एक आता है डाइनिंग फिलोसोफर। तो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कहते हैं कि इस एक डाइनिंग टेबल है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ना गोल में सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ अगर बात करें फिलोसोफर लोग बैठे हैं। अब यहां पर ये आपके डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम में क्या है, इन दोनों के बीच में एक चॉपस्टिक है। चॉपस्टिक जानते हो? जानते हो? है? नहीं जानते हैं? है? कभी तुम चाइनीज देखा होगा, दो स्टिक आते टक टक टक, ये वो है ना, वो दो स्टिक आती है। तो यहां पर अब इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इस डाइनिंग फिलोसोफर में क्या दिक्कत है कि दो के बीच में केवल कितनी चॉपस्टिक है, एक, लेकिन खाना खाने के लिए उनको कितनी चाहिए, दो। तो यहाँ पे भाई आप दोनों के बीच में, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई भी तब तक नहीं खा सकता जब तक उसके पास में दोनों चॉपस्टिक क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चॉपस्टिक को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं अगर नहीं अवेलेबल है तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं, डेडलॉक। कौन सी होती है, डेडलॉक। जैसे हम एक आगे हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे सामान्य भाषा में जैसे एक आदमी है, ठीक है, उस आदमी के पास में क्या है, आपकी यहाँ पे चम्मच है, ठीक है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास में एक कटोरा है जिसमें मैगी बना रखी है उसने। कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपके मैगी आप तभी खा सकते हो जब आपके पास में क्या है, चम्मच। ठीक है, आदि मानव नहीं हाथ से खाने लग गए हैं। तो लेकिन अब इस मैगी खाने के लिए आपको क्या चाहिए, चम्मच। और केवल चम्मच से आप मैगी नहीं खा, केवल चम्मच से आप क्या करोगे, आपको चम्मच अगर आपके पास है तो खाने के लिए क्या चाहिए, मैगी। ये इसको नहीं दे रहा, ये इसको नहीं दे रहा, तो ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो ये ऐसी जो प्रॉब्लम आपके अराइज होती है डाइनिंग फिलोसोफर, हमें बस नेम याद रखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जिसमें सेकंड डाइनिंग फेलोसोफर प्रॉब्लम है कि अगर दो व्यक्ति आपस में प्रॉपर तरह से सिंक्रोनाइज करके चॉपस्टिक को शेयर नहीं करेंगे तो यहां पर डेडलॉक की समस्या क्या हो सकती है, अराइज हो सकती है। ऐसी अगर बात करें आपकी रीडर और राइटर प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई फाइल है, इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ डेटा है और सेम टाइम पर हम कहते हैं कि एक रीडर और राइटर इस फाइल को एक्सेस कर, जैसे डेटाबेस है, तो डेटाबेस में एक व्यक्ति इस डेटाबेस में क्या करना चाह रहा है, रीड करना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी समय पे डेटाबेस में क्या करना चाहता है, राइट। अगर हम कॉन्करेंट एक्सेस देते हैं तो यहां पर है, तो अगर सही तरह से सिंक्रोनाइज नहीं किया गया तो यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। शुरू में पढ़ा था ना इनकंसिस्टेंसी, कि अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी। नेम याद रखने अपने। अगला जो आता है स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, इसमें क्या है, तो ये यहां पर आपके यहां पर जैसे ये आपकी तीन चेयर है, जिसे हम कौन सी चेयर कहते हैं, वेटिंग चेयर। तो ये हम कहते हैं कि वेटिंग चेयर है। अब एक आपका इंसान यहां से एंटर हुआ, आप कह रहे हैं यहां पर ये बार्बर साहब की चेयर है और यहां पे बार्बर साहब कोई भी अगर बात करें व्यक्ति के नहीं आने की वजह से, तो हम कहते हैं कि इसी चेयर पर सो गए, यहीं सो गए, यहाँ पे जहां पर वो हेयर कट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम के नाम से जाने जाता है कि जिसके अंदर, ठीक है, हम कहते हैं कि जैसे मान लो कि कस्टमर, यहां से आपका कोई भी कस्टमर, तो कस्टमर आपका कमिंग है, ठीक है, मान लो ऐसे, और यहां से कोई भी कस्टमर आपका यहां पर क्या है, ठीक है, गोइंग है। ठीक है, तो जब तक यहां पर ये रिसोर्स फ्री नहीं होगा, क्या कोई हेयर कट करवा सकता है क्या, हाँ या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये व्यक्ति, क्योंकि ये चेयर आपके शेयर की गई है दो लोगों के बीच में,
तो ये हेयर कट करवाने वाला व्यक्ति इसी पे बैठेगा और बार्बर भी हेयर कट यहीं से करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम किस नाम से जान सकते हैं, ये। तो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब एक बार्बर है, एक कस्टमर है, और आपके पास में वेटिंग के लिए कितनी चेयर है, एन। तो अगर जब भी कोई कस्टमर नहीं आता तो बार्बर उस चेयर पर क्या करता है, सो जाता है। ठीक है, तो वो आपके भाई कोई कस्टमर नहीं है, सो गया। और यहाँ पे जब तक वो आपका उठेगा नहीं, जब तक कोई कस्टमर उसके पास में नहीं आता है। तो हम कह रहे हैं कि जब भी कोई नया कस्टमर हेयर कट के लिए आएगा तो पहले वो क्या देखेगा, खाली सीट देखेगा। हमेशा क्या देखता है, खाली सीट। तो अगर खाली सीट नहीं होगी तो उसको मतलब वो कहेगा या तो वो वहां से चला जाएगा। और इसलिए ये जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को कौन सी प्रॉब्लम कहते हैं, स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। एक्चुअल में हम कहते हैं कि उसमें अवेलेबल ही नहीं है तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे करेंगे। ये बेसिकली गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिसमें पूरा कोड बना हुआ आता है एक एक पेज का, और उसके बेस पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी, कुछ होगा, ये है। तो बस हमें नेम याद रखना कि चार तरह की प्रॉब्लम होती है अगर सही तरह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया गया, बस। अब इसके बाद में देखो एक और पॉइंट आता है जो प्रोसेस से रेलेवेंट होता है, और वो शब्द जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड। देखिए अगला जो पॉइंट आपका यहां पर जो दिया गया है जिसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं, थ्रेड कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे थ्रेड की जरूरत क्यों होती है वो हमें यहाँ पे समझना है। देखिए नॉर्मली देखो यहाँ पर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास में मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी का मतलब आपकी रैम है, और यहाँ पर आपके पास में प्रोसेसर। तो हम कहते हैं कि आपके पास में एक से ज्यादा सीपीयू है। क्या कंप्यूटर में एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं क्या, हाँ या नहीं? ठीक है, एक से ज्यादा सीपीयू अगर किसी सिस्टम में है तो उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। तो जहां पर अगर बात करें मेमोरी सभी के बीच में क्या की गई है, शेयर की गए, इसलिए ये आपका लूजली कपल्ड सिस्टम होता है या टाइटली कपल्ड सिस्टम, टाइटली। तो यहां पर ये एक प्रकार का कौन सा सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अब देखो समझो, देखिए ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो आपने कहा कि एक प्रोसेस आई P1, एक प्रोसेस आई P2, एक प्रोसेस आई P3, ऐसे है। तो आपके पास में मल्टीपल प्रोसेस आपकी है। अब मान लीजिए आपके पास में चार प्रोसेस है, तो आपके पास चार सीपीयू है, तो हो सकता है कि P1 इसके पास चला गया, P2 इसके पास चला गया, P3 इसके पास चला गया, और P4 इसके पास चला गया। अब लेकिन आपके यहां पर ये तो हमने कहा कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में ये हो सकता है, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास में केवल और केवल प्रोसेस कौन सी है, P1, एक ही प्रोसेस है। अब एक ही प्रोसेस है तो यहां पे मल्टी प्रोसेसिंग में आपका इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ। इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर अवेलेबल है, लेकिन इन सब को मैं सही तरह से क्या नहीं कर पा रहा हूं, यूज नहीं कर पा रहा। भाई ऐसा समझो, नॉर्मली ऐसा समझो कि मान लीजिए आपके पास में 12 सब्जेक्ट हैं, ऐसा समझो। तो 12 सब्जेक्ट है, तो 12 सब्जेक्ट को साइमल्टेनियसली मुझे पढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि आपके तीन प्रोसेसर लिए। तो तीन प्रोसेसर लिए, तो एक ये पढ़ा रहा है, एक ये पढ़ा रहा है, और एक ये पढ़ा रहा है। एक टाइम पे एक ये, एक ये। जैसे ही खत्म हो गया दूसरा आ गया। लेकिन आपके पास में पढ़ाने के लिए केवल कितना सब्जेक्ट है, और पढ़ाने वाले कितने हैं, तीन। अब क्या करें कि भाई अगर एक ही जना पढ़ा रहा होगा तो ये फ्री और ये फ्री, ठीक है, हम कहते हैं इनकी भी तनख्वाह जा रही है, मैंने कि इनका यूज कैसे करें। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया, टॉपिक्स में। तो यहाँ पे इस टॉपिक को ये, इस टॉपिक को ये, और इस टॉपिक को ये। तो सेम कहानी है कि आप लोगों को पता, देखिए यहाँ पे आप सबने पढ़ा था कि प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस की जब भी बात करें तो प्रोसेस डिफाइन होती है एज ए, आपकी कौन सी प्रोसेस कहलाती है, हैवी वेट प्रोसेस कहलाती है। क्योंकि प्रोसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम जिसे अंडर एग्जीक्यूशन है। अब प्रोग्राम तो पूरा है,
अब पूरे प्रोग्राम की तो जरूर, अब जैसे आप यहां पर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यहाँ तो पूरा प्रोग्राम आ गया। लेकिन मैं कहता हूं कि अब उस कंप्लीट प्रोग्राम, एंटायर प्रोग्राम को एक ही सीपीयू को मत दो, अब उसको क्या कर दो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दो, और उसका जो छोटा पार्ट होता है उस वाले भाग को क्या कहते हैं, थ्रेड। और हमेशा याद रखिए, थ्रेड इज नॉन एज कौन सा प्रोसेस, कौन सा, लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, एक ही प्रोसेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और उसमें हमने कहा कि एक सिंगल यहां थ्रेड है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो हम कहते हैं कि कॉन्करेंटली एक ही टास्क को मल्टीपल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करना जो होता है उसे मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली जो सिस्टम आप यूज करेंगे वो वाला कौन सा कहलाता है, मल्टी थ्रेडिंग। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है, और मल्टी थ्रेडिंग हमेशा याद रखो किस में यूज होगा, मल्टी प्रोसेसर। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक कंसेप्ट का यूज किया गया, और उस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया है, थ्रेड कहा गया है। ठीक है, तो इसमें लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालिए थ्रेड। ये कौन है महान आदमी, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट को अलग अलग बुकलेट क्यों दे रहे हो, मैं तो दे ही नहीं रहा कोई बुकलेट। हम्म, अभी ये बहुत बड़ी समस्या है। 1000-2000 रुपए दे के उनको ऑफलाइन वाली सारी सुविधाएं चाहिए। ऑफलाइन में एमसीक्यू बुक दी, हमें भी दे दो। ठीक है, ऑफलाइन में पीवाईक्यू बुक दी, हमें भी दे दो। ऑफलाइन वालों को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दी, वो संभव नहीं है ना कि यहाँ पर। ठीक है, और फिर सबसे बड़ा, पीडीएफ दे दो। अरे पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, बहुत रेयर स्टूडेंट होता है, 100 में से एक जना है ना पीडीएफ पीडीएफ सब करे पढ़े ना कोई है, है? ठीक है, यहाँ पे और पीडीएफ के चक्कर में लास्ट में सब फेल हुए है। एक्चुअल में सबने इकट्ठी कर रखी है पीडीएफ। पीडीएफ, और पीडीएफ का मतलब क्या, दुनिया भर की पीडीएफ आपके इंटरनेट पे पड़ी हुई है। इतनी सारी वेबसाइट है ना कि उन सब वेबसाइट पे दुनिया भर की क्या रखी हुई है, पीडीएफ। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देखो, जैसे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो इतने सारे आपके हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। एमपी के अंदर हमेशा हर साल एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, उसकी साइड पे जाओगे, एमपी के अंदर एग्जाम होता है कौन सा, एमपी का एग्जाम होता है सीपीसीटी। बुक, बुक नहीं चाहिए ना, पीडीएफ चाहिए। ठीक है, सीपीसीटी, इसमें 100 पेपर पड़े हैं। कितने पेपर पड़े हैं, 100। एक पेपर में 50 सवाल, टोटल कितने हो गए, 5000। करो पीडीएफ से। ठीक है, डेली। ऐसे हम कहते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की आरएससीआईटी। ठीक है, इसके कम से कम कितने पेपर हो गए, 50। हर पेपर में 35 सवाल, करो खूब सारे पीडीएफ पीडीएफ। ठीक है, इस अगर ये तुमने कर लिए ना, ये वाले, ये जैसे ही तुमने सारे पेपर कर लिए ना, तो तुम्हारे अगर बात करें आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस और इंटरनेट, ये 3 यूनिट के करीब करीब लगभग कितने सवाल तैयार हो गए, 20। इसके अलावा सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आता। ठीक है, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के जो आता है ना कि आईटी के क्षेत्र में नवाचार, वो सारे क्वेश्चन आते हैं, 5 सवाल आते हैं इसमें कि भाई यहाँ पे राजस्थान सरकार का अधिकृत हिंदी में ईमेल सेवा है राजमेल, राजस्थान का अधिकृत क्लाउड सेवा है राजवोल्ट, ये इस डिजी लॉकर क्या होता है, डीबीटी क्या होता है, आधार कार्ड में अंकों की संख्या कितनी होती है, ये सब सवाल किसमें आते हैं, आरएसए। आपके कम से कम 20 सवाल हो गए। ठीक है, आपको अगर हर पेपर पेपर सॉल्व करिए, पेपर, मैं कह रहा हूं ना, कोई भी पेपर है उठाओ और उस पेपर के सवाल कर लो। और एडवांस लेवल के पेपर करने हैं तो यहां पर एग्जाम होता है पूरे वर्ल्ड, इंडिया में कौन सा एग्जाम होता है, सर, ठीक है, सेट, एमपी सेट, बिहार सेट, हरियाणा सेट, यूपी सेट, राजस्थान सेट, सब सेट। हर सेट में कितने सवाल हैं, 100। ठीक है,
कई साल हो गए, 2012 से सेट हो रहा है, 2012 से सेट का एग्जाम हो रहा है, कई स्टेट में हर साल हो रहा है, और हर सेट में कितने सवाल आते हैं? 100। तो ये राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान के करीब करीब, राजस्थान में कितने स्टेट हैं? तुम बताओ, है? अच्छा, इंडिया में कितने स्टेट है? 28। कितने हैं? 28। हर स्टेट का मैं तो एक ही पेपर सॉल्व कर लो तुम तो, 2800 सवाल हो गए। अब कई मैं 2012 से हो रहे हैं, 10 साल के सवाल कर लो, 28,000 हो गए। लेकिन साल में नेट एग्जाम होता है कितनी बार? 2 बार। नेट हो रहा है 2009 से। पहले पहले दो पेपर होते थे, 100 नंबर के, ठीक है, फिर उसके बाद एक ही पेपर हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 15 साल के ये सवाल हो गए। पीडी देखो यहां पर क्या है कि आप लोग, मैं हमेशा कह रहा हूं कि सिलेक्शन होना बंद तब से हो गए हैं जब से हमने किताबों को छोड़ा है। आज मैच देखो सामने लेके, 10 रुपए की वस्तु को 10 रुपए पे बेचने का, इतने की हानि होती है तो कितने पे बेचेंगे? 10% का हानि होगा। 10 रुपए की वस्तु को 100 रुपए पे बेचें तो 10 रुपए की। अच्छा, हो गया। अगला, देखिए रीजनिंग भी देखो तो ऐसे ही हम देते हैं, ए बी की तरफ इशारा करते हुए देखता है कि ये इसके मम्मी के पापा का बेटा है। तो अच्छा, ऐसे ही पढ़ते, ज्यादातर की स्थिति ये हो रही है, ज्यादातर की स्थिति ये हो रही है अभी के टाइम, ज्यादातर की स्थिति ये हो रही है कि भाई ये होता है कि भाई ये पढ़ लो बस, खत्म कहानी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तो तरीका ही इतना बेकार है। ठीक है, ज्यादातर लोग ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ते हैं? देखो ऐसे पढ़ते हैं, यहां पर ऐसे। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन, उत्तर दिमाग कहते हैं। रैम कंप्यूटर की होती है अस्थायी मेमोरी, या कई जने तो ऐसे पढ़ते हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये कोई पढ़ना होता है पोस्टमार्टम करना होता है हर सवाल का, कि भाई हर क्वेश्चन को समझो कि उत्तर है और बाकी के क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कि हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो 100 में अगर 4 ऑप्शन है तो आपको 400 पॉइंट का पता चला। और एक कॉपी रखो साथ में, जब भी सवाल करो कोई भी नया शब्द मिले, ठीक है, उसको लिख लो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन में से एक ऐसा नाम सुना जो कहीं देखा ही नहीं, उसको कॉपी में लिख लो। देखिए, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, और ये नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं। जैसे आपने, जैसे सीपीयू का नीचे नाम लिख लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये कितनी तारीख कब बना ये, फिर सीपीयू में एएलयू लिख लिया, सीयू लिख लिया, फिर रजिस्टर, रजिस्टर के टाइप्स लिख लिए, ऐसे एक पन्ने में पूरा खत्म। और आजकल तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आप सबके पास में क्या है? एआई। ठीक है, जो जो सीपीयू टॉपिक पढ़ा उसकी क्या बनाओ? पीडीएफ। क्या बनाओ? पीडीएफ। और पीडीएफ के बाद में जाओ आप कौन से वाले टूल में जाओ? नोट्स एलएम। वहां जाके पीडीएफ क्या कर दो? अपलोड कर दो। और अपलोड करने के बाद में एक ऑप्शन आता है उसमें, इन्फोग्राफिक्स, उस पर क्लिक करो। जैसे इन्फोग्राफिक्स पे क्लिक करोगे तो जो 4-5 पन्नों की सारी कहानी थी वो एक पन्ने में आ जाएगी, उसका प्रिंट निकाल लो, खत्म। एआई को पढ़ाई में शामिल करो, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत। आज आपको प्रैक्टिस, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं जैसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मान लो कि एग्जांपल कहाँ गया, ठीक है, जैसे मैं बताऊं, कुछ मत करो, हमेशा प्रैक्टिस करने, कोई किताब की जरूरत नहीं है। जैसे गूगल जेमिनाई, ये है। अब आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे हमने कहा कि सीपीयू पढ़ लिया, क्रिएट एमसीक्यू, ठीक है, ऑन सीपीयू, ठीक है, इन हिंदी है। अरे वो अपने आप कर लेगा, एआई तो यही तो है।
नहीं करेगा तो बता देंगे, देखो अलग आ गया, कोई बात नहीं है। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, क्रिएट एमसीक्यू ऑन सीपीयू, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, इन हिंदी। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिस। अब यहां पर इन इंटरेक्टिव मोड कर दो। ठीक है, इंटरेक्टिव मोड आपका यहाँ पे कर दिया। अब आप अपना उत्तर टाइप करो, कि वो बोलेगा आप अपना उत्तर दे दो। मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जैसे भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर इसमें जैसे बोल दो, अंग्रेजी की जरूरी नहीं है तुम्हें, अंग्रेजी नहीं आती, कथन कारण के है, सवाल बना, अरे कुछ नहीं है, ये अगर बना दो, कुछ तो समझ में आएगा इसको, बाकी तो तुम कर लेना। चलो देखो, ठीक है, सीपीयू के मुख्य कारण होते हैं, ये आपके हो गए। ठीक है, आप जितने भी जाओ, यहां पर हम कहते हैं कि जैसे मिलान, आप प्रैक्टिस करिए कि जितनी ज्यादा, कि यहाँ पे मिलान करने वाले है, ये हो गया, ये ठीक है, मिलान करने वाले वाले 5 MCQ। ठीक है, आप, मैं कह रहा हूं कोई किताब की जरूरत नहीं है, देखो मिलान करने वाले ये आ गए कि एक साइड में ये दे दिए, एक साइड में ये दे दिए। ठीक है, उत्तर देने का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कह दिया 10 MCQ बनाओ, 10 MCQ बना देगा। इसके अलावा और भी बढ़िया तरीका तुम्हें करना है, किसी भी किताब, देखो आगे ना 10, ये आगे लो, प्रैक्टिस करो। यदि एएलयू गणना करता है तो कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिजली की आपूर्ति मैनेज करना गलत, केवल ग्राफिक्स रेंडर करना गलत, निर्देश को डिकोड करना। ठीक है, क्या ये डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना क्या है, चेक कर लो। सही है, उत्तर आ गया, सही है। लाल आया तो गलत है, नहीं ये आ गया। फिर नेक्स्ट पे चले जाओ, सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर, प्रैक्टिस करो। कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य सीपीयू रैम के बीच अंतर करना, एएलयू के कार्य का मिलान करो, तुलना करना। यहाँ पे सीपीयू को स्थापित किया जाता है सीपीयू सॉकेट में। सिस्टम क्लॉक की गति जितनी अधिक होगी, सीपीयू का प्रदर्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए यहाँ पे हीट सिंक और फैन यूज। ठीक है, सीपीयू यहाँ पे डेटा इनपुट करने के बाद प्रोसेस करने के लिए सीपीयू कहाँ भेजता है, वापस किस में, आउटपुट या इसमें भेजता है। मल्टी कोर का मतलब एक से अधिक स्वतंत्र निर्देशों का पालन मशीन साइकिल क्या कहलाता है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। लो 10 में से 10 पे पढ़ाई में शामिल करो इसको। आजकल अधीनस्थ बोर्ड भी पेपर एआई से बना रहा है। और भी यहाँ पे ये कर सकते हो कि जब भी जैसे मान लो कोई किताब मिल गई तुम्हें, उस किताब की क्या करो, फोटो खींचो, पहले चैप्टर की पीडीएफ डाल दो, बोले इसी पीडीएफ में से बना के दो, वो इसी पीडीएफ में से बनाएगा। ठीक है, तो ये गूगल गूगल मतलब जब ये सोर्स लेता है तो गूगल में जहां जहां सीपीयू शब्द है वहां वहां से उठाता है। अब वहां किताबों में नहीं मिल सकता वो। ठीक है, वो ये जहां जहां से उसको मिलेगा, यार सीपीयू इस वेबसाइट में भी नाम है, इस वेबसाइट में, फिर इसको दे दिया, फिर बोले और एडवांस बनाओ, और कठिन बनाओ, कमांड देते चलो। आपको प्रैक्टिस करने से, इससे बढ़िया प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं है। फोन में ले लो। ठीक है, अगर ये हो जाए तो यहाँ पे 200-300 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है। ठीक है, 200-300 रुपए का क्या आता है, सब्सक्रिप्शन आता है? अभी तो फ्री है। नहीं, उसमें पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के फीचर्स अगर लेना चाहो तो उसमें, अब आप इसको ऐसे यूज करोगे ना, मैं कह रहा हूं कि आपको पढ़ाई में इतनी आसानी हो जाएगी, प्रैक्टिस करने में इतनी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप जब चाहो जहां चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन बनवाना चाहते हो, जैसी कमांड दे दो। ठीक है, आप इसको जैसी कमांड देना चाहो वैसी कमांड दे सकते हो। प्रैक्टिस करिए, मैं कह रहा हूं कि किताबों किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपने ले लिया। ठीक है, कोई भी एग्जाम का नाम दे दो, एग्जाम का नाम दे दो, कि यहाँ पे ऐसे दे दिया कि इंडिया में सीपीयू से संबंधित अलग अलग एग्जाम में जो भी सवाल आए वो सब बताओ।
वो दे देगा लिस्ट, फिर कह देगा क्यूज फॉर्मेट में बनाओ, क्यूज कर लो, पहले उसको पढ़ लो फिर क्यूज कर लो। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने के बाद में उसका रिवीजन करने का तरीका क्या है, क्यूज, वापस चेक कर ले कि कितने सही हुए कितने याद हुए। इनको शामिल करो। जैसे एक और भी बहुत सारे टूल होता है, क्लाउड है, और भी मतलब पावरफुल टूल है जिसका नाम क्या है, क्लाउड है। ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे इसका यूज कर, गूगल का ही एक नया पार्ट है जिसका नाम क्या है, नोट्स एलएम। कौन है, नोट्स एलएम। इस नोट्स एलएम के अंदर आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कि यहाँ पे ये है, जैसे आईडी से वो लॉगिन होगा वो। बाकी अगर बात करें, ये आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, जिसमें कोई भी आपकी जैसे अपलोड सोर्स कर दो। ठीक है, सोर्स के अलावा आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, तुम्हें लग रहा है कि साहब यूट्यूब पे ये वीडियो है, यूट्यूब पे कोई भी मास्टर ने कहीं भी पढ़ा रखा, उसका लिंक उठाओ, पेस्ट करो, बोले नोट्स बना के दो हिंदी में, वो नोट्स बना के दे देगा, उसने जो जो बोला वो सब बता देगा उसमें नोट्स में। ठीक है, वो पीडीएफ काम की है। ठीक है, उसने पढ़ा, आपको रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, लिंक ले लिया, बोले कि इसमें से क्वेश्चन बना के दो। तो इसके अलावा आप इसमें जितने भी बोले कि सीपीयू शब्द जहां जहां है, यूट्यूब में, गूगल में, किसी पीडीएफ में, सबसे उठाकर क्या बना के दो, क्वेश्चन बना के दो। तो ए कि यहाँ पे ये है, जैसे आईडी से वो लॉगिन होगा वो। बाकी अगर बात करें, ये आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, जिसमें कोई भी आपकी जैसे अपलोड सोर्स कर दो। ठीक है, सोर्स के अलावा आप लोग यहाँ पे क्या कर दो, तुम्हें लग रहा है कि साहब यूट्यूब पे ये वीडियो है, यूट्यूब पे कोई भी मास्टर ने कहीं भी पढ़ा रखा, उसका लिंक उठाओ, पेस्ट करो, बोले नोट्स बना के दो हिंदी में, वो नोट्स बना के दे देगा, उसने जो जो बोला वो सब बता देगा उसमें नोट्स में। ठीक है, वो पीडीएफ काम की है। ठीक है, उसने पढ़ा, आपको रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, नोट्स चाहिए, लिंक ले लिया, बोले कि इसमें से क्वेश्चन बना के दो। तो इसके अलावा आप इसमें जितने भी बोले कि सीपीयू शब्द जहां जहां है, यूट्यूब में, गूगल में, किसी पीडीएफ में, सबसे उठाकर क्या बना के दो, क्वेश्चन बना के दो। तो एआई, यही सारा खेल किस पे है, डेटाबेस पे। तो ये सारी लड़ाई आज के समय पे डेटा, आज देखो ना कि अभी कल परसों विशाखापत्तनम में स्थापित हुआ है डेटा सेंटर एआई का। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा डेटा कहाँ है, इंडिया में। जनसंख्या सबसे ज्यादा तो डेटा भी सबसे ज्यादा। पूरी दुनिया को हमेशा डेटा चाहिए, किसका, इंडिया का। भाई आज सबसे ज्यादा ग्राहक कहाँ पर है, जनसंख्या ज्यादा जहां वहीं ज्यादा ग्राहक है। देखिए, कोई इंडिया में कोई, हम कहते हैं इंडिया में कोई ट्रेंडिंग में चला गया, वो पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग में है। क्योंकि चाइना ने तो सब कुछ ब्लॉक कर रखा है, गूगल, जीमेल ब्लॉक है, जीमेल नहीं चलता वहां। तो गूगल की कोई एप्लीकेशन नहीं चलती है, तो फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सअप नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता। ठीक है, चाइना ने, और भारत में आबादी के बाद दूसरे नंबर पे कौन है, चाइना, वहां कुछ चलता ही नहीं है। तो इसलिए सब अमेरिकन कंपनीज कहाँ पर काम करती है, ये। और ज्यादा इसलिए ज्यादातर कंपनियों के सीईओ कौन होते हैं, इंडिया होता है। क्योंकि उनको पता है कि इंडिया वालों को क्या चाहिए। उनको पता था यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो नहीं देखे जाते, इनसे शॉर्ट बना दो, लगे रहेंगे। ये सच है कि वो, उनको लगा पूरा वीडियो तो देख नहीं पाते, इसलिए उनको क्या बनाओ, यूट्यूब ने सबसे पहले शॉर्ट लॉन्च किए। ये आपकी एक पॉलिसी होती है जिसे मार्केट में एनालिसिस किया जाता है, और फिर उसके बाद में ये, तो इंडियंस को, इंडियंस की स्ट्रेटेजी के बारे में पता होता है कि उनको भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो इसलिए इतने करोड़ों रुपए पैसे दे रहे हैं। तो ये समझ, एआई को यूज लो पढ़ाई में, मैं कह रहा हूँ इतना आसान हो जाएगा कि कोई भी पेपर है, कोई भी पेपर अपलोड कर दो, तुम्हें आंसर की नहीं पता, पेपर अपलोड कर दो, बोले इसको एक्सप्लेन करके समझाओ, एक एक क्वेश्चन को वो क्या कर देगा, समझा देगा। ठीक है, थोड़ा सा तो हमें, आपको क्या बनना पड़ेगा, एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा। एआई, एआई आने वाले समय में, कई कहते हैं ना, ये नौकरियां खा जाएगा, नौकरियां उनकी खा जाएगा जिनको एआई नहीं आएगा। जिनको एआई आएगा वो तो बढ़िया है, कमाई है, वो कहेगा मैं 1.5 लाख लूंगा तो देने पड़ेंगे, एआई आती है भैया उसको। ठीक है, ये समझो कि अब आगने वाले टाइम में कौन प्रोग्रामिंग करेगा, कोई नहीं करेगा, सब। ठीक है, एआई से कोड बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, हाथों हाथ बना बुनोगे, शाम को तैयार है। ठीक है, वो खत्म हो लिए सारे कंसेप्ट अब है। देखो, हम जब इंजीनियरिंग करते थे तो कोड लिखते थे नोट पैड पे,
HTML का कोड, जावा का कोड, सी का कोड, कंपाइलर अलग यूज करते थे। फिर आजकल आईडी आ गए सारे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक शब्द टाइप करो पूरा आ जाता है, टिक। फिर टाइप करो, फिर टिक। ठीक है, सारे फ्रेमवर्क आ गए। आजकल देखो ना, केक पीएचपी, ड्रूपल, मेजेंटो, ये सब फ्रेमवर्क आ गया। वर्ड प्रेस बने बनाए होते हैं टेम्पलेट, उसको क्या कर लो, एडिट कर लो। तो थोड़ा सा इसको यूज करो। लिखो थ्रेड का मतलब, लिखो थ्रेड का मतलब क्या होता है। एक थ्रेड को, एक थ्रेड को लाइट वेट, एक थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। लाइट वेट प्रोसेस से कहा जाता है जो, जो प्रोसेस के अंतर्गत, एक प्रोसेस के अंतर्गत, एक प्रोसेस के अंतर्गत सिंगल, सिंगल, सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम, यही वर्ड आता है, सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम में होती है। एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम में होती है, सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम में होती है। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड, सॉफ्टवेयर सुना है। सॉफ्टवेयर किससे मिलकर बना है, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का भाग कौन है, प्रोग्राम। प्रोग्राम का भाग कौन है, निर्देश। निर्देश का भी भाग हम कह सकते हैं क्या हो सकता है, थ्रेड। ठीक है, आपकी प्रोसेस का एक भाग माना जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। थ्रेड, थ्रेड एक से अधिक, एक से अधिक कार्य को, टास्क है, एक से अधिक कार्य को, एक से अधिक कार्य को समांतर, एक से अधिक कार्य को समांतर, समांतर रन करने की, एक से अधिक कार्य को समांतर रन करने की अनुमति देती है, अनुमति देती है जो, जो प्रोग्राम की, प्रोग्राम की क्षमता को, प्रोग्राम की क्षमता को सुधार करती है, प्रोग्राम की क्षमता को सुधार करती है। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपके, जैसे होता है ना कि भाई सब्जी बनाते समय तो लहसुन छिल ले, तो प्याज काट ले, तो आलू छिल ले, तो मटर छिल ले। तो मतलब एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक ही काम था, उस काम को क्या कर रहे हैं, समांतर कर रहे हैं। तो ये समांतर करने की, तो एक तरीके से ये इल्यूजन क्रिएट करती है कि आपका कार्य कैसा किया जा रहा है, पैरेलल किया जा रहा है। जबकि होता, रन जो होता है वो एक ही समय पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एक सिंगल, एक सिंगल कोर सिस्टम में, सिंगल कोर सिस्टम का मतलब सीपीयू केवल कितना है, एक। एक सिंगल कोर सिस्टम में, सिंगल कोर सिस्टम में यह यह समांतर या पैरेलल, पैरेललिज्म, यह समांतरता का, यह समांतरता का
भ्रम पैदा करती है, समांतरता का भ्रम पैदा करती है। तो एक तरीके से हम कहते हैं, देखो हमेशा याद रखना, सिंगल कोर सिस्टम में तो ये आपका एक भ्रम पैदा करती है कि इसमें कितने आपके समांतर कार्य किया जा रहा है। लेकिन आपका कहा जाता है कि मल्टी कोर में वास्तव में समांतर टेर रन किया जाता है। तो ये तो मल्टी कोर सिस्टम में तो आपके पैरेललिज्म जो है वो वास्तव में होता है, लेकिन सिंगल कोर सिस्टम में ये मात्र केवल क्या होता है, भ्रम होता है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि सिंगल कोर सिस्टम में तो केवल भ्रम है कि भाई समांतर एक से ज्यादा कार्य रन किए गए, लेकिन वास्तव रूप में, क्योंकि देखो पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि कोर एक है या एक से ज्यादा है। भाई आपके पास में अगर मल्टी कोर सिस्टम है, मल्टी कोर सिस्टम में एक कोर है या एक से ज्यादा है, जैसे ड्यूअल कोर का मतलब कितनी कोर है, दो। क्वाड कोर मतलब चार। ऑप्टा कोर मतलब आठ। ठीक है, अगर 8 कोर का प्रोसेसर है तो समांतर कितनी थ्रेड हो सकती है, 8। ठीक है, हम कहते हैं 8 थ्रेड हो सकती है। अब जैसे समझो, जिस तरीके से प्रोसेस संबंधित सारी इंफॉर्मेशन एक डेटा स्ट्रक्चर में थी, वैसे ही यहां पर सारी इंफॉर्मेशन भी थ्रेड से संबंधित एक डेटा स्ट्रक्चर में होती है। और उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टीसीबी। टीसीबी का मतलब क्या होता है, थ्रेड कंट्रोल आपका क्या कहलाता है, ब्लॉक। देखिए हमेशा याद, जैसे प्रोग्राम में आपके जैसे प्रोसेस से संबंधित सारी जानकारी को एक डेटा स्ट्रक्चर में रखा गया था जिसका नाम क्या था, पीसीबी, प्रोग्राम, हमने कहा था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो यहाँ पे जैसे थ्रेड की कहानी होती है, तो हमेशा याद रखना कि हमेशा याद रखिए कि प्रत्येक थ्रेड का खुद का क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर। तो ये जैसे कि, तो ये जिस तरह से हर प्रोसेस का प्रोग्राम काउंटर होता है, वैसे प्रत्येक थ्रेड का क्या होता है, आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रत्येक थ्रेड के क्या होते हैं, रजिस्टर सेट होते हैं। ठीक है, और तथा आपके प्रत्येक थ्रेड के खुद के क्या होते हैं, स्टैक होते हैं। देखिए सबकी यहाँ पे जितनी थ्रेड होगी उनके सबके अलग अलग होंगे। अगर 5 थ्रेड है तो पांचों थ्रेड के खुद के प्रोग्राम काउंटर होंगे, खुद के रजिस्टर सेट होंगे और खुद का स्टैक स्पेस होता है। देखिए लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि थ्रेड है, अब थ्रेड किसको शेयर करती है, कोड को शेयर करेगी। तो ये कोड के साथ में आप कहते हो हर थ्रेड आपके किसको शेयर करती है, कोड को शेयर करती है, डेटा को शेयर करती है। ठीक है, और आपके तथा किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को शेयर करती है। तो यहां पर एक से ज्यादा थ्रेड है तो उनके लिए अलग अलग रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन रिसोर्सेज तो आपके उनके लिए क्या होंगे, एक होंगे। क्योंकि भाई सभी प्रोसेस के लिए, क्योंकि थ्रेड किसका भाग है, थ्रेड इंडिपेंडेंट है, ये किसका भाग है, थ्रेड किसका भाग है, प्रोसेस का। तो उस प्रोसेस को जो जो आवंटित है वो सब कौन शेयर करेगा, थ्रेड। क्योंकि वो थ्रेड किसका भाग है, प्रोसेस का। भाई जैसे होता है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि जैसे एग्जांपल ये एक फोल्डर है और इस फोल्डर में आपके एक फोल्डर, दो फोल्डर, ठीक है, 3 फोल्डर ऐसे। तो इस फोल्डर पे जो जो प्रॉपर्टी लागू करेंगे वो ऑटोमेटिकली किस पे लागू होगी, अरे किस पे लागू होगी, ठीक है, जो इन पे। जैसे होता है ना, आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा है, तो हम कहते हैं कि पेरेंट पे लागू होने वाली जो प्रॉपर्टीज है ऑटोमेटिकली कौन सी प्रोसेस पे, चाइल्ड पे होती है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से ही, तो वैसे ही हम कहते हैं कि आपकी थ्रेड किसका भाग है। हमने कहा कि देखो, हमने लिखा था कि यहाँ पर कहा गया कि थ्रेड अलाउज बढ़िए, थ्रेड एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होती है किसके अंतर्गत, प्रोसेस के अंतर्गत। तो अगर 4 थ्रेड है तो चारों थ्रेड वो सभी रिसोर्सेज शेयर करेगी जो रिसोर्सेज किसको शेयर किए गए हैं, प्रोसेस को। तो यहां पर हमें इसे याद रखना, हर थ्रेड का खुद का
ठीक है, जैसे हम देखो समझो एग्जाम्पल के तौर पे, आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कोई सिस्टम है। अब कोई भी सिस्टम है उसमें हम कहते हैं कि या तो थ्रेड सिंगल थ्रेडेड हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एक ऐसा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर केवल और केवल कितनी थ्रेड है, एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, कुछ चीजें तो आपकी शेयर होगी। जैसे कि हमने कहा कि कोई भी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस की जो थ्रेड होती है उसका कुछ डेटा होता है, वो सब में शेयर होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कौन कौन सी चीज शेयर होती है, जैसे कोड। कोड के अलावा क्या हो सकता है, डेटा, या फिर उनकी क्या हो सकती है, फाइल्स। तो ये आपका एक पार्ट होता है जहां पर शेयर किया गया है। अब अलग अलग क्या होगा सर, कि हम कहते हैं कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो उनका क्या होता है, शेयर होता है। तो ये जैसे कि आपके उनके शेयर नहीं होता है, जो कि कौन से होते हैं, रजिस्टर। हर एक थ्रेड का अपना क्या होगा, रजिस्टर होगा। हर थ्रेड का अपना क्या होगा, काउंटर। हर थ्रेड का क्या होगा, अपना स्टैक। इस तरीके से जो डिफाइन होता है वो आपका कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस। ठीक है, हम जनरली डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो ये आपका जो पार्ट आपका कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेड। ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस के नाम से ही जाना जाता है। अब देखो समझो, अगर यही आपका एक सिस्टम है, तो हम कहते हैं कि अगर ये वाला सिस्टम जो यूज कर रहे हैं, जो कि कौन सा है, मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। ठीक है, तीन आपकी थ्रेड आपकी है, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर थ्रेड को डिनोट किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर हर थ्रेड की कहानी में आपने कहा कि हर थ्रेड के पास में अपना क्या होगा, कोड, अपना क्या होगा, डेटा, अपनी क्या होगी, फाइल्स। तो इसी तरीके से हर थ्रेड के पास में अपने क्या होंगे, रजिस्टर, अपना क्या होगा, काउंटर, अपना क्या होगा, स्टैक। इसी तरीके से यहाँ पर ये रजिस्टर होगा, इसका काउंटर होगा और इसका क्या होगा, स्टैक। इसी तरीके से इसके भी रजिस्टर होंगे, इसके भी काउंटर होंगे और इसके भी स्टैक होंगे। तो यहाँ पर हर थ्रेड अपने कोड, डेटा और फाइल का यूज कर रही है। यहाँ पे कोड, डेटा और फाइल का यूज किया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पार्ट, ये हम कहते हैं कि थ्रेड आपकी क्या कहलाई, वन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका जो पार्ट कहलाए ये थ्रेड टू, और ये आपका जो कहलाया उसे जनरली किस नाम से जाना गया, थ्रेड थ्री। ठीक है, ये ऐसा जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडेड सिस्टम। तो हमेशा याद रखिए कि यहां पर मल्टी या तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हो सकती है, और या फिर आपका कैसे हो सकती है, मल्टी थ्रेडेड। अब लिखना नहीं है, पहले समझो कि बोले कि साहब आवश्यकता क्यों हुई, नीड ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, आपकी नीड ऑफ थ्रेड आपकी क्यों हुई। ठीक है, तो आप जो थ्रेडिंग का सिस्टम यूज कर रहे हो तो उसकी जरूरत क्यों हुई। तो आपने कहा कि साहब सबसे पहला कारण क्या था, कि हम थ्रेड के माध्यम से अपने पर्टिकुलर सिस्टम की क्या बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्या बढ़ाना चाहते हैं, परफॉर्मेंस। तो हम कहते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सिस्टम की गुणवत्ता को एनहेंस करना, कि यहाँ पर आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे, एक ही समय पे कितने टास्क परफॉर्म होंगे, एक या एक से ज्यादा। अगर एक से ज्यादा टास्क समांतर परफॉर्म होंगे तो कार्य एग्जीक्यूशन तेज होगा या धीमा होगा। आज हम कहते हैं ना कि एक या आधे सब्जी काटे ये सब काम करे तो सब्जी बनने में समय क्या लगेगा, ज्यादा। और वही समांतर चार लोग अगर बात करें बैठ के अपना अपना काम करे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, फास्ट। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल टास्क आपके साइमल्टेनियसली परफॉर्म होंगे। इसी तरीके से हम कहते हैं कि इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज रेस्पॉन्सिव, ठीक है, नेस। तो हम कहते हैं कि आपका रेस्पॉन्स जो है वो अब स्लो होगा या फास्ट होगा, अरे स्लो होगा या फास्ट होगा, क्योंकि अगर एक थ्रेड बिजी है तो कौन हैंडल कर लेगा, दूसरा।
भाई उस केस में तो प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस ब्लॉक, एक प्रोसेस के ब्लॉक होने से पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है। आज हम कहते हैं सब्जी ये आदमी बनाएगा, तो वो सब्जी बनाने वाला आदमी आज घर चला गया, तो आज तो अगर बात करें सब्जी बनेगी नहीं, क्योंकि आदमी एक ही था, लेकिन वो कार्यक्रम हमने 4 लोगों में बांट रखा था, तो वो काम उस दिन वो अगर नहीं करे तो वो काम कौन कर लेगा, दूसरा, क्योंकि 4 लोगों के बीच में टास्क बटा हुआ था। तो ये हम कहते हैं कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के साथ साथ तेर रिस्पॉन्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक अगर बिजी हो तो उस समय कौन कर सकता है, दूसरी प्रोसेस कर सकता है। तो ये इसके बाद में हम क्या कहते हैं, अनेबल। तो ये अनेबल कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी का मतलब क्या होता है, पढ़ा होगा आपने, कॉनकरेंट एक्सेस डीबीएमएस में। बताओ कॉनकरेंसी का मतलब क्या है, बताओ कॉनकरेंसी का मतलब। मतलब हम कहते हैं एक ही समय पर आप इनपुट भी कर सकते हो, प्रोसेस भी कर सकते हो, आउटपुट भी कर, मतलब साइमल्टेनियसली आपके मल्टीपल टास्क क्या है, हो सकते हैं, एक से ज्यादा कार्य समांतर किए जा सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कॉनकरेंसी कह सकते हैं। तो इसके बाद में हम कहते हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा, ज्यादा होगा तो बढ़िया होता है या कम हो, बढ़िया होता है या बेकार होता है, बढ़िया। जितना ज्यादा सीपीयू काम लोगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो थ्रूपुट ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा होगा। तो ये ऐसे हम कहते हैं कि इसके अलावा आपका अगला पॉइंट आता है एफिशिएंट। तो ये रिसोर्स शेयरिंग। तो ये आपके जो भी संसाधन है उन संसाधनों को किफायती रूप में क्या किया जा सकता है, शेयर किया, क्योंकि सब लोग मेमोरी अलग अलग यूज करेंगे, एक ही मेमोरी, एक या अलग अलग। अभी आपने लिखा ना कि यहाँ पे थ्रेड, कोड, डेटा तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स को क्या करती है, शेयर। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका मेमोरी एक होती है, एक से ज्यादा, ये एक ही मेमोरी तो एक ही होती है, मेमोरी एक होती है, एक से ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटेड में ज्यादा है। इसीलिए तो इसको टाइटली कपल सिस्टम कहा गया है, लिखवाया था ना मैंने मल्टी प्रोसेसिंग में, कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को टाइटली कपल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि देखिए मल्टीपल प्रोसेसर, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स एक ही समय पर मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सिस्टम क्लॉक या अन्य संसाधनों को आपस में क्या करते हैं, शेयर कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि एक ही चीज को ज्यादा लोगों के बीच में शेयर किया गया तो यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, बढ़िया। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई थ्रेड की आवश्यकता क्यों होती है, तो बस ये नाम याद रख, ये लिख लो ताकि याद रहे। उस दिन मैं तुम्हें कह रहा था, वे मार्क का शेयर ले लो, वे मार्क का शेयर उस दिन 395 रुपए का था, और आज 993 रुपए का है, बताया था मैंने। आगे के लिए बताऊं, और छोटे शेयर बताऊंगा तुम्हें, ज्यादा महंगे बताऊंगा तो क्या है। दो पांच में तो बीड़ी भी ना हो तुम्हारी। हम्म। इनमें क्या दिक्कत है ना, ये वाले जो होते हैं ना, ये क्या है कि वो छोट कम में नहीं आते, ये आते हैं कि ऐसे 400 का बंडल, 800 का बंडल, 1000 का बंडल, फिर वो क्या इन्वेस्टमेंट भारी पड़ जाता है, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे। हम्म।
वही है ना, सही चीज पता हो तो फायदा हो सकता है उसमें, नहीं तो बर्बाद भी हो सकता है। अभी के टाइम पे तो अगर कोई वैसा है ना, सबसे बढ़िया अभी के टाइम पे जो लंबा होल्ड नहीं करना चाहता, एनर्जी ये जो शेयर है ना, एनर्जी सुबह खरीदो शाम को बेच दो, जितना ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा स्टार्ट। अभी देख, क्योंकि क्या है कि युद्ध चल रहा है ना, युद्ध भाई ईरान में युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से इनकी डिमांड क्या बढ़ेगी, ज्यादा। अब जैसे होता ही क्या है, इनको समझने का एक ही तरीका है, डिमांड किसकी बढ़ने वाली है। अब जैसे गर्मी आ गई, सोलर नहीं चलेंगे, सोलर सोलर में कुछ होंगे अब, सोलर अब बढ़ चुका है, अभी एसी चलेंगे, एसी में एकाधिकार किसका है, वोल्टास। और कुछ ऐसे हैं जिनको भूल जाओ लगा के, जैसे है तुम्हें पता है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा सिगरेट बनाने वाली कंपनी कौन है, आईटीसी। आईटीसी जो होटल है ना, ये तो कहने के होटल है, लेकिन उसका मेन धंधा क्या है, सिगरेट बनाने का। ये जो जो होता है ना कि क्या धूम्रपान दंडी का यंत्र है, जो फोर स्क्वायर, ठीक है, ये जैसे बैंकर चिल्ड किंगफिशर ये है, ये कुछ ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। हम्म, हम्म, और बढ़िया चीज है। हम्म, और क्या है। क्या। हम्म, भाई इस देश की अर्थव्यवस्था ही उसी ने संभाल रखी है। हम्म, भाई कोरोना में पता चला होगा तो मैं देखो है। हाँ, किसमें, कंप्यूटर में। मल्टी देखो, वो डिपेंड करता कोर पे, अगर आप जितनी कोर यूज करोगे उतना उस स्पेस स्पेस होगा। हाँ, हाँ, मल्टी कोर सिस्टम जहां पे भी है ना, वहां थ्रेडिंग का कंसेप्ट होगा, सिंगल के लिए तो यूज ही नहीं होता। वो तो डिपेंड करता है, उस पे वर्किंग पे डिपेंड करता है किस तरीके से। वो इसलिए होता है क्योंकि दो स्पेस होते हैं, एक यूजर स्पेस और एक कौन सा होता है, कर्नल स्पेस। अभी आगे यही बताऊंगा, दो तरह की थ्रेड होती है, एक कर्नल लेवल थ्रेड और एक यूजर लेवल थ्रेड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस है वो कर्नल पार्ट में जाएगी, और जो अदर यूजर रन करता है वो कौन सा है, यूजर है। इसलिए दो स्पेस के अकॉर्डिंग बात। हो गया नोट, अरे हो गया क्या नोट, जल्दी करो जल्दी। हम्म, हम्म,
अरे हो गए क्या नोट? चलिए देखो, अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट आपका, इसमें एक और पॉइंट पूछा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, आपकी जो थ्रेड है वो आपके कितने टाइप्स की होती है? तो यहाँ पर को दो तरह की थ्रेड होती है। एक थ्रेड को कहा जाता है, जो कि कौन सी थ्रेड कहलाता है, यूजर लेवल थ्रेड। और दूसरा जो पार्ट आपका यूज किया जाता है उसे कहा जाता है कौन सा, कर्नल लेवल थ्रेड। तो यहाँ पे देखो, दो तरह की थ्रेड आपकी यहाँ पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, आपको अगर याद हो तो शुरुआत में मैंने दो मोड बताए थे, एक आपका यूजर मोड और दूसरा कौन सा मोड था, कर्नल मोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह से आपकी जितनी भी थ्रेड्स होती है उन सभी थ्रेड को क्या किया गया, डिफाइन किया गया। देखो समझो, ठीक है, यूजर लेवल थ्रेड की जब भी हम बात करें तो आपने कहा कि या तो कोई यूजर लेवल थ्रेड हो सकती है या कर्नल लेवल थ्रेड है। तो हमें समझना है कि किस तरीके से इन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई भी, भाई थ्रेड जो होता है वो हमेशा किसका भाग होता है? भाई थ्रेड जो होता है वो हमेशा किसका भाग होता है, प्रोसेस का। कि कोई भी एक प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्रोसेस का मतलब, जैसे यहाँ पर आपकी थ्रेड 1 है, इस तरीके से आपकी थ्रेड 2 है, और इस तरीके से कोई भी थ्रेड 3 है। और लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि आपका सीपीयू की जब भी बात करें तो सीपीयू केवल कितना है, देखिए सीपीयू केवल कितना है, सिंगल सीपीयू। अगर हम यहाँ पर यूजर लेवल थ्रेड को डिनोट करना चाहें तो इस तरीके से बताते हैं, और ये रन हमेशा कौन से स्पेस में होती है, यूजर। देखिए ऐसे हम कहते हैं कि कर्नल लेवल थ्रेड की जब भी बात करें, देखिए यहाँ पर इस वाले भाग में आपके कोई भी प्रोसेस हो गई। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि थ्रेड 1 आपकी है, थ्रेड 2 आपकी है, थ्रेड 3 है। अब यहाँ कर्नल वाला जो पार्ट आपका होता है, तो इसमें सिंगल सीपीयू था, तो यहाँ पे कहा गया कि आपका सीपीयू कोर, ये कौन से कोर पे 1 पे है, ये आपके कौन से कोर पे है, सीपीयू कोर 2। इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कोर 3। तो एक से ज्यादा कोर वाला सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है, आपका ये। और ये जो स्पेस, जिस स्पेस में रन करता है वो कौन सा स्पेस कहलाता है, कर्नल स्पेस। तो हमेशा याद रखना कि यूजर स्पेस के बारे में जानकारी किसको नहीं होती है, कर्नल। ये कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं है, यूजर आपके प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पर देखिए, वह थ्रेड जिसे मैनेज करने वाला कौन होता है, यूजर। ठीक है, जिसकी जिसकी जानकारी किसको नहीं होती है, कर्नल को। वो कौन सी थ्रेड होती है, यूजर। ठीक है, वह थ्रेड जिसे मैनेज करने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो कौन सी थ्रेड होती है, कर्नल है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लो, सबसे पहले लिखो यूजर लेवल थ्रेड। इसे इसे पूर्ण रूप से यूजर स्पेस में एक थ्रेड लाइब्रेरी का उपयोग करके, यूजर स्पेस में एक थ्रेड लाइब्रेरी का उपयोग करके मैनेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है तथा तथा कर्नल को इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, इनके बारे में जानकारी नहीं होती है। इसमें लिखो, कर्नल लेवल में इसे सीधे इसे सीधे
ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल द्वारा कर्नल द्वारा कर्नल द्वारा मैनेज किया जाता है, कर्नल द्वारा मैनेज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली जो मैनेज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कर्नल। कर्नल आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है? कर्नल। ठीक है, और हम क्या यहाँ पे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल द्वारा मैनेज किया जाता है, और हर आपके थ्रेड की एक टेबल बनाकर रखी जाती है जिसे कर्नल थ्रेड टेबल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें लिखो यूजर लेवल थ्रेड में, यूजर लेवल थ्रेड के मध्य यूजर लेवल थ्रेड के मध्य यूजर लेवल थ्रेड के मध्य स्विचिंग, यूजर लेवल थ्रेड के मध्य स्विचिंग स्विचिंग तेज होती है, स्विचिंग तेज होती है, क्योंकि हमें केवल और केवल आपका प्रोग्राम काउंटर, स्टैक या कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन को ही क्या करना पड़ता है? सेव करना। स्विचिंग का मतलब करंट इंफॉर्मेशन को सेव करके दूसरी प्रोसेस को क्या करना? लोड करना। अगर आपके यहाँ पे जानकारी ज्यादा लोड करनी पड़ेगी, ज्यादा सेव कर रहे हो, तो वो स्विचिंग फास्ट होगा या धीमा होगा? तो क्या होगा? दिन। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखो कर्नल लेवल थ्रेड में, कर्नल कर्नल प्रत्येक थ्रेड को कर्नल प्रत्येक थ्रेड को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से मल्टीपल कोर पर शेड्यूल करता है, मल्टीपल कोर पर शेड्यूल करता है, मतलब शेड्यूलिंग करता है। तो सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम काउंटर की आपको क्या है? आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो। इसमें इसमें सिस्टम कॉल पढ़ा था ना, सिस्टम कॉल स्टार्टिंग में। इसमें सिस्टम कॉल की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कहते हैं किसी को क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिस्टम कॉल की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए तो लाइट वेट होगा या हैवी वेट होगा? लाइट वेट। नेक्स्ट लिखो कर्नल लेवल थ्रेड में, यह यह सिस्टम कॉल को किफायती रूप से सिस्टम कॉल को किफायती रूप से हैंडल करता है, सिस्टम कॉल को किफायती रूप से हैंडल करता है। इस केस में क्या होगा? सिंगल आपकी थ्रेड है, तो मतलब एक थ्रेड के ब्लॉक होने से पूरी आपका सिस्टम भी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाए। लेकिन वहां एक के ब्लॉक होने से अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिखो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर 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 एक थ्रेड
अगर एक थ्रेड अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग है, एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को अगर एक थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को बनाती है तो संपूर्ण प्रोसेस का मतलब सभी थ्रेड, संपूर्ण प्रोसेस संपूर्ण प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। अगर यहां पे हम कहते हैं कि एक थ्रेड ने भी, ठीक है, आपकी ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट करी, तो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। कर्नल में लिखो, ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि यह ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल को किफायती रूप से किफायती रूप से किफायती रूप से हैंडल करता है हैंडल करती है हैंडल करती है तथा तथा एक थ्रेड के ब्लॉक होने पर एक थ्रेड के ब्लॉक होने पर कर्नल ब्लॉक होने पर कर्नल अन्य कर्नल ऐसे लिखो, एक थ्रेड के ब्लॉक होने पर कर्नल सामान्य प्रोसेस की अन्य थ्रेड को सामान्य प्रोसेस की अन्य थ्रेड को रन कर सकता है। अन्य थ्रेड की प्रोसेस को रन कर सकता है। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक केवल एक ही सवाल आया है, वो आया है कौन सा? थ्रेड इज नॉन एज लाइट वेट प्रोसेस। इसके अलावा और बहुत रेयरली संभावना होगी कि यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल के बारे में कथन आता है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का मेजर पार्ट होता है। अब इसमें एक पॉइंट बचा है जिसे हम कल पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेडलॉक। कि डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक की कंडीशन क्या है और डेडलॉक को कैसे दूर कर सकता है।